हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। अक्सर हम लोग अपने अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को चुनकर राज्य विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं और उनका दायित्व जन कल्याण होता है। लेकिन फिर भी कई बार चुने गए व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और कई बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं, जिसके बाद हमें यह पछतावा होता है कि क्यों अब इन लोगों को पद से नहीं हटाया जा सकता और क्यों ये 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही हट सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारी केंद्र सरकार फिलहाल एक नई व्यवस्था करने वाली है, जहां कभी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री अगर किसी भी गंभीर अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसे 30 दिनों के बाद उसके पद से हटा दिया जाएगा। क्या है मामला, आइए अच्छे से जानते समझते हैं। तो फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है अमित शाह टू मूव 3 बिल्स फॉर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हेल्ड ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में पाया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री है या फिर किसी भी राज्य का यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री या फिर वो मंत्री है किसी भी स्तर का, तो उन सभी के लिए यह मामला फिलहाल क्लियर कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि गंभीर अपराधों में शामिल पाए जाने के बाद आपको पद से हटा दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों और क्या जरूरत है फिलहाल इसकी, ये भी हम लोग को फिलहाल अब समझना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल इन 3 विधेयकों को हमारी लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके बाद उम्मीद है कि इनको कोशिश की जाएगी कि इसी बार पास करा लिया जाए। हालांकि अभी फिलहाल संसद का सत्र बहुत लंबा तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि 21 अगस्त लास्ट डेट है संसद के इस सत्र की। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार के एक कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अक्सर कई बार हम ये देखते हैं कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री गंभीर अपराधों में पाए जाने के बावजूद अपने पद पर बना रहता है, और इवन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मंत्री पद को संभाले संभाले जेल में भी बैठे रहते हैं, या फिर कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर होने के बावजूद जेल में बैठा रहता है। हालांकि इस दौरान ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अगर जेल गए हैं तो आपको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि कई बार लोग जेल जाने के बाद अपने द्वारा हम ये देखते हैं कि किसी और व्यक्ति को उस पद के लिए नियुक्त कर देते हैं कि आप अभी जिम्मेदारियों को संभाल लीजिए। अब बीते दिनों कई सारे ऐसे गंभीर मामले हमारे देश में आए, कई अलग अलग राज्यों से आए। अब उन्हीं सभी मामलों के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि देखिए, एक काम करते हैं, एक ऐसा कानून बना लेते हैं, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया गया और एक निश्चित समय से अधिक की अगर उसको सजा मिलती है और निश्चित समय से अधिक उसको हिरासत में रखा जाता है, तो ऐसे मामले में फिर उस व्यक्ति को पद से बर्खास्त ही कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मामला है गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए व्यक्ति का, चाहे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, किसी भी स्तर के मंत्री है। अगर आप किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में हिरासत में रखे गए या गिरफ्तार किए गए तो फिर आपको आपके पद से हटाने के लिए ये विधेयक प्रावधान कर रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्या है? तो देखिए, वर्तमान में हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो ये बात करता हो कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री अगर किसी गंभीर अपराध में शामिल पाया जा रहा है तो उसे उसके पद से हटाया जाए। अब कई लोग अपराध में शामिल पाए जाने के बावजूद इन पदों पर बने रहते हैं, तो इसी वजह से जरूरी है कि एक ऐसा खास कानून हो देश के अंदर जो ऐसे प्रावधान करे कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है या अपराधों में शामिल पाया जा रहा है तो फिर उस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए कार्य कर दिया जाए। अब इसी के साथ ये भी स्थिति है कि फिलहाल इस कार्य के लिए 3 अलग अलग विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। कौन कौन से विधेयक है? तो पहला है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, दूसरा है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। इन तीनों ही विधेयकों का क्या मतलब और क्या प्रावधान कर रहे हैं? पहला विधेयक जो संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 है, ये अलग अलग 3 अनुच्छेदों के अंदर संशोधन का प्रावधान करता है। पहला जो प्रावधान है यहाँ संशोधन का, वो है अनुच्छेद 75 का। अनुच्छेद 75 में संशोधन किया जाएगा, कुछ नई चीजें जोड़ी जाएंगी जो खास तौर पे केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए होगी कि अगर वो अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, हिरासत में रखे जाते हैं, उनको सजा दी जाती है, तो उस दौरान वो अपना पद छोड़ेंगे। और कैसे छोड़ेंगे वो प्रक्रिया बताई गई। अनुच्छेद 164 राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ, चाहे आप राज्य में मुख्यमंत्री हैं फिर आप राज्य के स्तर पर मंत्री हैं, तो उस स्थिति में ये सेम कंडीशंस लागू होगी। और 239 ए होता है हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए। तो संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में करेगा संशोधन। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर प्रावधान करेगा, चाहे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री या फिर आप कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर प्रावधान किए जाएंगे कि उनको कैसे कैसे अपराधों में शामिल होने के हटाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा दूसरा विधेयक है, ये प्रावधान करेगा जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्रियों के लिए। तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, ये प्रावधान करेगा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के लिए और पुडुचेरी के मंत्रियों के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी स्थिति ऐसी होगी जब किसी प्रधानमंत्री, जब केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों या यूटी के मंत्रियों को या फिर मुख्यमंत्रियों को उनके पद से हटाया जाएगा। तो देखिए कुछ खास कंडीशन है यहाँ पर। पहली बात तो यही है कि गंभीर अपराधों में शामिल पाया जाना।
अब गंभीर अपराधों में शामिल पाए जाने के बाद क्या, तो सरकार ने फिलहाल ये प्रावधान किया है विधेयक के अंदर कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इन महत्वपूर्ण पदों पर है गंभीर अपराधों में शामिल पाया जाता है और 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की उसको सजा होती है, तो इस दौरान फिर उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा और वह व्यक्ति जब 30 दिनों की हिरासत में रखा जाएगा तो उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आरोप लगा, आरोप लगने के बाद व्यक्ति 30 दिनों तक हिरासत में रहा और उस व्यक्ति को सजा होती है 5 साल से अधिक की। तो इस दौरान ये समझिए कि 5 साल से अधिक की सजा और 30 दिनों तक हिरासत में रखे जाने के बाद 31वें दिन उस व्यक्ति को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिनको जिम्मेदारी दी गई है उसमें राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल है। हालांकि किसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर है ये वाली खास बात भी समझनी होगी। तो देखिए, प्रेसिडेंट, सीएम, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कहाँ जिम्मेदारी संभालेगा। तो देखिए, प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी मिलेगी कि अगर कभी भी प्रधानमंत्री को 5 साल की सजा हो जाए, ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर है उसको 5 साल की सजा हो गई या 30 दिनों तक साथ ही उसको हिरासत में रखा गया, तो अब प्रधानमंत्री या फिर यही मामला प्रधानमंत्री के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के मामले में हो, तो इस दौरान जब कभी भी उस व्यक्ति की हिरासत के 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो 31वें दिन प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को पद से हटा देंगे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर होगा तो भी हटाएंगे, अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है तो उसको हटा दिया जाएगा 31वें दिन। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर को किस मामले में अधिकार मिला हुआ है, अगर चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट का कोई भी मंत्री इस दौरान इस प्रकार से दोषी पाया जाता है तो चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट के उस मंत्री को 31वें दिन अपने उस पद से हटा देंगे। गवर्नर को जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर को उसके पद से हटाने की, और ठीक उसी प्रकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को शक्तियां मिली हुई है यूनियन टेरिटरी के सीएम्स को हटाने के। तो गवर्नर हटाएंगे स्टेट के सीएम को और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हटाएंगे यूनियन टेरिटरीज के सीएम को। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने जिम्मेदारी को बांट दिया गया। हालांकि एक प्रावधान ये भी किया गया है कि हिरासत में रखा गया व्यक्ति अगर रिहा हो जाता है तो रिहाई के बाद दोबारा से उस व्यक्ति को वो महत्वपूर्ण पद दे दिया जा सकता है, उसकी संभावनाएं भी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो हिरासत में रखा जाता है वापस आता है तो पद नहीं मिलेगा, हिरासत से वापस आने के बाद भी पद दिए जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब वैसे तो विधेयक अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सभी को अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, विधेयक की स्थिति अच्छी है और इस प्रकार का विधेयक, इस तरह का कानून देश में होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को टारगेट करने के लिए करेगी, राज्य के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेगी, एजेंसी का इस्तेमाल करते हुए राज्य के मंत्रियों को जेल में डालेगी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एजेंसियों को आगे ला करके, जिसके बाद फिर वो चुनाव के समय अपना दबदबा दिखा सकते हैं। तो एक विरोध की स्थिति फिलहाल देश में बनी हुई है इस विधेयक के लिए, लेकिन प्रावधान सारे यही है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा इन 3 विधेयकों को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो कुछ खास उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें पहला है जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा में चुन के जाए या फिर वो लोकसभा में चुन के जाए, हमारी उम्मीदों के लेकर जाता है। वो व्यक्ति खुद नहीं जाता बल्कि हमारी उम्मीदें उस समय लोकसभा में या फिर विधानसभा में पहुंचती है। हालांकि एक आम आदमी अपनी सरकार से, अपने चुने गए प्रतिनिधि से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं करता, हालांकि फिर भी उसकी ये उम्मीदें होती है कि मेरा बच्चा पढ़े, घर के लोगों की अच्छी नौकरी लग जाए, सड़क अच्छी हो जाए, घर तक पानी आए, बिजली आए, उसकी जो बेसिक नीड्स है ना वो यही है, वो इसी के आसपास संतुष्ट हो जाता है, सफाई पे संतुष्ट हो जाता है, उसकी यही चाहत बनी हुई है। अब दरअसल यहाँ पर हमारी सरकार यही चाहती है कि जो भी चुना गया प्रतिनिधि है वो जनता की आशाओं को पूरा करे, आकांक्षाओं को पूरा करे, उनका प्रतिनिधित्व करे और गलत कार्यों में ना पड़े, शक्तियों का मिसयूज ना करे। सरकार ये चाहती है जनहित और जनकल्याण के कार्य करे, ये सरकार चाहती है। इसके अलावा मंत्रियों का चरित्र और आचरण किसी भी संदेह से परे रहे। तो ऐसा ना हो कि चुने गए जो मंत्री हैं या फिर जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके चरित्र पर आप संदेह करें उनके कार्यों की वजह से। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे संदेह से परे रखना सभी को, लोगों की जितने भी हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनका चरित्र अच्छा रखना, वो भी जिम्मेदारी है इन विधेयकों की। इसके अलावा संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखना, हमारे देश में सबसे ऊपर संविधान ही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखना भी इसमें शामिल रखा गया और सुशासन के सिद्धांत का पालन करना, ये भी सबके लिए यहाँ पर फिलहाल निर्धारित किया गया। और संवैधानिक विश्वास की बहाली करना। तो देखिए, हम लोग विश्वास संविधान में करते हैं, हम लोग का पता है कि हाँ, देश में कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही कोई पद सर्वोपरि है, सबसे ऊपर कुछ है तो वो संविधान है। तो इसी वजह से संवैधानिक विश्वास की बहाली करना भी इन विधेयकों की जिम्मेदारी है। तो इन्हीं खास उद्देश्यों से लाया गया है विधेयक। साथ साथ ये भी चाहत बनी हुई है कि शक्तियों का मिसयूज ना हो, शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि जब कई बार हम ये देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति आज महत्वपूर्ण पदों को धारण कर लेता तो बाहुबली की स्थिति में आ जाता है, अपने आपको बलशाली समझता है, उसको लगता है कि कुछ भी कर सकता है। बट ऐसा नहीं है, लिमिटेशंस है, संविधान के दायरों में सभी बंधे हुए हैं, सभी नियमों और कानूनों बंधे हुए और जनता के
के कल्याण के कार्य हो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों के बाद आपको कैसा लगता है, कैसा है ये विधेयक, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कानून के बाद क्या लाभ होंगे या नहीं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही एक ईजी सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, जिसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट में बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। साथ ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग अपने लिए द हिंदू का एक अच्छा हिंदी में एनालिसिस ढूंढ रहे हैं, तो द हिंदू के हिंदी एनालिसिस के लिए फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रोज सुबह 9 बजे स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे, जहां आप लोगों को न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी कराया जाता है मंडे टू सैटरडे। तो जरूर जुड़िएगा। इसके साथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 22 अगस्त से सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है एक नया बैच, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है ये। और इस बैच की खास बात ये है कि यहाँ आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी करवाई जाती है। 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं आपको यहाँ पर मिलती है। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, जहाँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। टेस्ट सीरीज मिलती है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जहाँ आपको कोई और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल पढ़ना नहीं होता। तो बैच फिलहाल 26, 27 और 28 तीनों ही वर्षों के लिए इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मोड पे चल रहे हैं। इसके साथ ही बैच में एनरोल रह करके अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो 11,000 का प्राइस मिलेगा और आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं उस कंडीशन में। तो आपको चाहिए होगा बेस्ट डिस्काउंट, और बेस्ट डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं KL Live। KL Live कोड कीजिए यूज, बेस्ट डिस्काउंट लीजिए और एनरोल कीजिए बैच में आज ही। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। इसके साथ ही QR कोड को स्कैन कर सकते हैं ताकि आप जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग फाइल शेयर करते हैं। और आप सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया, ताकि आपको ऐसी फाइल्स मिलती रहे और हमारे डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करते रहें। तो बस आज की इस डिस्कशन में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी चाहिए थी वो कर ली गई है। फिलहाल आप कमेंट में अपने व्यूज जरूर बताएं। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा, बाकी लोगों तक भी शेयर जरूर करना है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहना है स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।